नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और 3 का सवाल में आप सभी का स्वागत है। और जेएनयू एक बार फिर से सुलग उठा है। आधी रात जेएनयू में कैंपस में फिर वही पुराना आक्रोश है, कल की देखने को मिली है। साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जमकर बवाल किया। जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैंपस में न्याय दो और रिहाई दो के नारे गूंजते रहे और इस दौरान विवादित नारे लगे, जिनमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया गया है। जेएनयू कैंपस में हुए इस विवाद के बाद पूरे देश में राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। जहां जेएनयू कैंपस में इस विवादित बयान के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल से जुड़ा मामला है और ऐसे छात्रों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उमर और शर्जील की रिहाई के लिए लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन इस डिमांड के बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री के लिए विवादित नारे लगाना कई सवाल खड़े कर गया है। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब बारी है 3 का सवाल में आज के सवालों को जानने का। पहला सवाल यह है कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसमें जेएनयू के छात्र क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या कोई सरकार की तरफ से लिया गया फैसला है? नहीं, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। तो इस पर सवाल क्यों, इस पर विवादित बयान क्यों? और वहीं दूसरा सवाल, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग को किसका प्रोटेक्शन मिला है, किसके प्रोटेक्शन की वजह से वो इस तरह की नारेबाजी खुलेआम कैंपस के अंदर एक ढाबे के बाहर करते हुए नजर आते हैं। और 3 का सवाल में आज जो तीसरा अहम सवाल है, सरकार के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, आखिर वो कितना जायज है? क्योंकि जिस तरह से फैसला आया, पूरे मामले की जब पूरी सुनवाई हुई, जो आरोपी पाए गए, तमाम तथ्यों के आधार पर आरोपी पाए गए, उसके बाद में सजा तय की गई। और शर्जील और उमर खालिद को अगर इस रूप में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो इसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके आखिर क्या नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल है जिन्हें जानने की करेंगे कोशिश। तो छात्रों का हंगामा जो है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखने को मिला है, जहां पर सरकार के विरोध में नारेबाजी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि कब्र जो है वो खुदेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरह के नारे अक्सर जेएनयू में देखने को मिला और एक बार फिर से जेएनयू जो है विवादों में है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे। आपसे हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद होल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ रमीज रजा, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इस तरह से अवधेश जी, जेएनयू जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, जहां पर एक बड़ा तबका जो है देखा जाए, जिस तरह से चुनाव वहां पर होते हैं, उस दौरान भी इतिहास जो निकलकर सामने आता है कि अगर पुराने इतिहास में जाए, वहां पर भी इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनकी जो हरकतें हैं उनकी वजह से उन्हें बेल नहीं मिल रही है, जमानत जो है वो नहीं दी जाएगी, ऐसे में जेएनयू के ये कौन से लोग हैं जिन्हें ये मिर्ची लग रही है सर? अवधेश जी, आपका ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रहा है, एक बार इसको अनम्यूट कर ले प्लीज अपना ऑडियो। जी, आवाज आ रही है अभी? जी जी, बोलिए।
देखिए आशीष जी, जिस प्रकार से भारत के एक प्रसिद्ध जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जेएनयू में है, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति या फिर गृह मंत्री जी के प्रति जो कबर खोदने के जो नारे लगे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो नारे लगाने वाले लोग हैं, ये कोई और नहीं है, ये मुस्लिम माओवादी कांग्रेस समर्थित टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, उसके लोग हैं। और ये पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। जब जब देश में आतंकियों पर कार्रवाई की जाती है, जब जब देश में जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, तो इस जेएनयू में यही टुकड़ा टुकड़ा गैंग एक्टिव हो जाता है। अफजल गुरु पर जब कार्रवाई की गई थी, इसी जेएनयू से किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है सर? शर्मिंदा है। इनको किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है अवधेश जी? मैंने क्या बताया, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मुस्लिम माओवादी कांग्रेस समर्थित गैंग है। ठीक है शिवानंद जी, जवाब। ठीक है, जवाब ले लेते मैं बता रहा हूँ। ठीक है शिवानंद जी। शिवानंद जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, शिवानंद जी का रुक करें, लेकिन उसके पहले एक बार रुक कर लेते हैं रमीज रजा का। रमीज रजा, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब जेएनयू से इस तरह से कोई बयान सामने आए हो और देश विरोधी बयान सामने आए हो, सरकार विरोधी बयान सामने आए हो। और ठीक है, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक अपनी प्रतिद्वंदिता हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, आप उनसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरह से उनके लिए नारेबाजी की गई, क्या ये जायज है? मैडम, मैं ये समझता हूँ कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर नागरिक को बोलने की आजादी है। लेकिन गलत बोलने की आजादी प्रधानमंत्री या किसी सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे, ये लोकतंत्र की आजादी है क्या? कब्र खोलने की बात होगी, देश विरोधी क्या नारेबाजी की जाएगी? कभी भारत के टुकड़े होने की बात हो जाती है, कभी देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात हो जाती है। ये कैसी आजादी है? मैडम, मैं कह रहा हूँ कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन किसी को भी गलत बोलने की आजादी नहीं है। जहां तक जेएनयू में जो हुआ, देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इसमें जेएनयू को बदनाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेएनयू हमारा देश का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है। जहां तक अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये जो कह रहे थे कि मुस्लिम माओवादी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग पढ़ते हैं और आउट ऑफ कंट्री के भी पढ़ते हैं, तो आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? आप बात ये कीजिए कि जिसने गलत बोला है, जिसने अपशब्द बोला, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहाँ से आ गया? जहां तक प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात है, देखिए मैं समझता हूं कि सिस्टम से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, पूरे देशवासियों की। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, गिरिराज सिंह जी कह रहे थे कि मोदी का भारत है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे। भारत मोदी का नहीं है, भारत 140 करोड़ नागरिकों का है। तो कम से कम इनको ये नहीं पता है, ना इनके लीडर को, ना इनको के बोल कर आए। हाँ, उन्होंने जो किया मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। प्राइम मिनिस्टर जितने आपके हैं उतने मेरे हैं, मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ठीक है, अवधेश जी के वो अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस तरह के बार बार बयान क्यों आते हैं? आपको याद होगा, जिस पूरी बरसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी ये बयान आया है कि दरअसल 5 जनवरी 2020 को जो हिंसा हुई, उस मौके पर इसको सब इकट्ठे हुए थे बरसी पर। रावण दहन में विवाद हुआ। यहाँ पर 2016 में मंत्रियों के चेहरे रावण के पुतले पर लगा दिए गए। 2016 में इतने विवादित बयान दिए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बयान दे दिए गए। 2014 में भी महिषासुर शहादत दिवस मनाया गया। तो ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं, एक बड़ी लंबी फहरिस्त आ जाती है जब जेएनयू से इस तरह से ये कहा जाए कि धर्म विशेष या उसके खिलाफ या देश विरोधी बयान सामने आते रहे, तो लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे। मैडम, मैं कह रहा हूँ, ये जो बयान दिया गया था, जो स्लोगन दिया गया था कि भारत तेरे टुकड़ों होंगे, इस बात को 10 साल हो गए। अब हमें इसी बात को लेकर आगे चलना है, फिर अपनी जो पीढ़ी या जो अगली जनरेशन है उसको आगे लेकर जाना है। मैडम, अमेरिका कहाँ चला गया? खत्म हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन अभी जब हिडमा को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? वो तो अभी है ना, वो 10 साल तो नहीं हुए ना। वो मैं कह रहा हूं कि आपको सिस्टम से प्रॉब्लम हो सकती है, आप शिकायत कीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर को अपशब्द नहीं बोल सकते, गाली बकना तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस की जो पॉलिसी है, और इसमें एक बता रहा हूं मैं आपको, एक बहुत बड़ी साजिश बीजेपी के अंदर भी है कि पहले कांग्रेस के लोगों से गाली बढ़वा दो, फिर चुनाव प्रचार में एक पूरी तरीके से दुबरी कर दो। मैं बता रहा हूं, ये दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। हम अपने लोगों से परेशान है, आप अपने लोगों से परेशान। आरोप आप पर है, ये सारा जो कार्यक्रम है वो आप लोग करवाते हैं, इस तरह से वो मुस्लिम स्कॉलर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारी प्लानिंग आपकी होती है, फिर ठीकरा जो दूसरे फोड़ दिया जाता है। देखिए मैं बताऊं आपको, जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, रमीज रजा, इन्होंने इस बात सुनी नहीं। मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं की थी पहले। तो
मैंने ये कहा था जिस तरह से जेएनयू में अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम माओवादी जो कांग्रेस समर्थित टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके लोग हैं। इसमें सिख ईसाई वाली बात कहां से आ गई? अरे भाई तो सुन लिया करो यार, अगर ज्ञान नहीं है कान तो खोलकर बैठा करो डिबेट में आए हो आप। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का पहली बार नहीं है, ये तो हर बार जब जब देश में देश के गद्दारों पर कार्रवाई की जाती है तब तक ये गैंग सक्रिय होता है। और उसके पीछे कौन खड़ा होता है मैं बताऊं आपको। 2020 में जब दंगे हुए थे, विवेक भाई को पता होगा, ये तो सब आप सबको भी पता होगा, जब शर्जील इमाम पर और इस उमर खालिद पर कार्रवाई की जा रही थी, सबसे आगे कौन था? कांग्रेस पार्टी के लोग। उसके पीछे कौन था? लिबरल गैंग, मोमबत्ती गैंग, आवाज वापसी गैंग सड़कों पर उतरा है। निर्दोष है भाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ना तो शर्जील इमाम निर्दोष है ना उमर खालिद निर्दोष है, सीधा सीधा उनकी जमानत रद्द कर दी गई। रमीज आपकी कुछ बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं? 2020 के दंगों में अभी जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात को रखता हूं कि सब कांग्रेस के लोग करते हैं। जब कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो यानी कि आप आतंकवादी को ज्वाइन करवाते हैं कांग्रेस, यानी कि आप गद्दारों को, मतलब आप गद्दारों की टीम लेकर अपने बीजेपी बनाइए, फिर आप उनको रिजेक्ट क्यों नहीं करते, आप उनका खंडन क्यों नहीं करते? तो यानी कि मैं पहले पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, पाकिस्तानी आतंकवादी मेरे पास आ जाए, वो मेरी टीम का जो है सदस्य बन जाता है। आप यही तो कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात पूरी कर रहा हूँ। लेकिन विवेक, ये हम हमेशा से देखते रहे हैं, ये कोई पहला ऐसा मसला नहीं है जब जेएनयू से इस तरह से कोई बयान सामने आए हो, कोई इस तरह से प्रदर्शन सामने आए हो जिससे देश विरोधी ये कहा जाए कि बयानबाजी देखने को मिली, और खासतौर से ऐसे मौके पर जब ऑलरेडी बड़े सेंसिटिव एरियाज हो जाते हैं, जब ऑलरेडी बड़े एक्शंस नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है इनको बैक कौन करता है, मैं यही सवाल जानना चाह रहा हूं, इनको सपोर्ट किसका है? सरकार तो सपोर्ट कर नहीं रही, सरकार का दावा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे, रमीज भी कह रहे हैं हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर इनको बैक कौन करता है? अभी हिडमा मारा गया था जिसकी बात हुई तो कह रहे कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेंगे। अफजल गुरु की बरसी पर ये ढोलक और ढोल पीटते नजर आते हैं, पूरे जेएनयू में रैली निकालते हैं और पता नहीं जुलूस निकालते हैं और कहते हैं कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये इस तरह की मानसिकता का इलाज क्या है? अगर आप प्रोग्रेसिव नहीं सोच सकते हैं तो आप कम से कम विभाजनकारी सोच तो मत रखिए। रमीज कुछ कहना चाह रहे हैं? रमीज जी, आपने पूछा कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। बुरहान वानी कौन था? बुरहान वानी भी वही था जो जेएनयू को सपोर्ट करता था, और बुरहान वानी को कौन सपोर्ट करता था? जम्मू कश्मीर पीडीपी। ये बात पूरे हिंदुस्तान को पता थी। पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई? जिनको सत्ता का लालच था, बीजेपी। अब इनसे पूछिए बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हमारे में, तो क्या आपने पीडीपी के साथ अलायंस क्यों किया जब आपको पता थी वो बुरहान वानी को समर्थन देती है, आतंकवादियों को समर्थन देती है? पूछिए इनसे जरा। अवधेश जी जवाब दीजिए, आप तो रूलिंग पार्टी है ना, दीजिए जवाब दीजिए। अवधेश जी का ऑडियो। अवधेश जी अपना माइक चेक कीजिएगा। क्या गया था रमीज जी? ठीक है, ये 370 हटा, 35 ए हटा, ये तभी हटा, नहीं तो 370 35 हटा। सर मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आप 370 पे चले गए। अरे किसमें जा रहे हो? तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने कहा पीडीपी से क्यों गठबंधन किया? अरे भाई देश हित के लिए गठबंधन किया गया था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ और ना होगा जिंदगी में आगे, ध्यान रखिएगा। हंस रहे हो आप, अपनी बातों पर हंस रहे हो। सर आपने एक आतंकवादी की जो मानसिकता है उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने देश हित में क्या होता है? ये देश हित में क्या था? जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का हिस्सा जो आपने सरकार ने मेरे भाई, और ये टुकड़े टुकड़े जाएंगे, ये भी कुछ। लेकिन रमीज रजा आपने क्योंकि यहाँ पर बुरहान वानी का जिक्र किया था, बुरहान वानी कौन था ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और उसका कनेक्शन किस तरह से था। सुनिए वो किस तरह से अलगाववाद को बढ़ावा या फिर वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता था, ये हम सभी जानते हैं। जो दहशतगर्दी फैलाएगा उसका हाल यही होगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से बुरहान वानी को बैक सपोर्ट के तमाम कनेक्शन सामने आए थे पाकिस्तान से, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जेएनयू में प्रदर्शन होते हैं ये भी बाहरी ताकतें हैं सपोर्ट करने की? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पूछा कि जेएनयू को समर्थन कौन दे रहा है। बीजेपी भी नहीं कर रही, कांग्रेस भी मना कर रही है, हम लोग डिबेट में ही मना कर रहे हैं। जेएनयू को समर्थन नहीं, जो इस तरह से नफरत भरे बोल बोलते हैं, जो सरकार के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से विवादित बयान देते हैं, अपमानजनक बयान देते हैं, देश के टुकड़े करने की बात कहते हैं, आखिर उन्हें इतनी शय कौन देता है? मैडम ये एक आइडियोलॉजी है। आपने देखा था कि उत्तराखंड में जब धर्म संसद बैठी तो मुसलमानों के टुकड़े करने की बात की गई, तो आप मुझे बताइए उनको समर्थन किसने किया? बीजेपी ने भी पाला झाड़ लिया, कांग्रेस ने भी झाड़ लिया, हिंदू संगठनों ने भी झाड़ लिया। तो वही तो बता रहा हूँ, ये एक आइडियोलॉजी है, ये पूरे देश में फैली हुई है। आप इसका क्या कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, जो इन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है विचारधारा के लोग हैं उनके लिए बात कही जाती है। मुसलमानों को मत जोड़िए आप। हम यदि इस बात का सम्मान करते हैं,
अब्दुल कलाम जी का सम्मान करते हैं, तो भाई बुरहान वानी का से बुरहान वानी से नफरत करता है, ये समझ लीजिए। शिवानंद हुलियालकर जी को आवाज जा रही है सर, क्या? आपकी पार्टी ने बुरहान वानी की जो चाहती पार्टी थी पीडीपी, उसके साथ अलायंस किया। नफरत आप करते हैं, हमसे क्यों गलत कह रहे हैं? बात आप कर रहे हैं जवाब आप। दीजिए। आप सारे मुसलमान तो नहीं दे सकते एक साथ, ध्यान रखिएगा। जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसके साथ लड़ाई अरे तो अवधेश जी एक्शन लीजिए ना, एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? आप लोगों ने तो जेएनयू का फंड बढ़ा दिया। सर 2020 से अगर 2024-25 का कंपैरिजन किया जाए तो आपने तो जेएनयू का फंड बहुत धुआंधार तरीके से बढ़ाया। जो सब्सिडी दी जा रही है, जो टैक्स पेयर्स के पैसे जेएनयू में भेजे जा रहे हैं, वहां के बच्चे अफजल के नाम पर छाती पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। सर इनसे ये पूछिए, दिल्ली में गवर्नमेंट इनकी है, सेंटर में इनकी है, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं अवधेश जी से सवाल मैंने लिया है, मैं आ रहा हूं रमीज आपके पास। अवधेश जी, विवेक जी मैं बताऊं, फंड की बात रही, फंड की मैं बताऊं आपको, फंड तो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां से आईएएस पीसीएस भी बनते हैं, बहुत सारे देश के कार्य भी करते हैं बच्चे वहां से निकलते छात्र। और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन है, आपका टीएमसी का समर्थन है, देश का पूरे विपक्ष का समर्थन है, पूरा विपक्ष सड़कों पर आ जाता है उनके लिए, रात को कोर्ट खुलवा देता है, तो उनके लिए अलग कार्रवाई जब की जाती है, मतलब विपक्ष से डर जाते हैं आप, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। करते नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाती है। आप देखिए ना, शर्जील इमाम पर कार्रवाई की, शर्जील इमाम जेल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना उसकी जमानत रद्द कर दिया, फिर वो ये हाल है, न्यूयॉर्क तक फैल गई बात, न्यूयॉर्क के जो मेयर है उनको दर्द हो रहा है। क्या बात है भाई ऐसी? देश के गद्दार, जो भारत का गद्दार है, उसके लिए आप कह रहे हो बेकार है। जी रमीज कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इनसे ये पूछिए कि पूरे देश में गवर्नमेंट आपकी है, 15 से ज्यादा राज्यों में रूलिंग पार्टी आप हैं, आप विपक्ष से क्यों सवाल करते हैं कि आपने ये किया, आपने किया? आप कौन? नहीं तो विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा क्यों रहता है, तमाशा क्यों देखता है? फिलिस्तीन में कुछ हो तो विपक्ष खड़ा हो जाता है, विपक्ष फिलिस्तीन के बैग लहराने लग जाता है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेएनयू में गाली दी जा रही तो विपक्ष खामोश हो जाता है, तो विपक्ष को बड़ा मजा आने लगता है, कह रहे भाई तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो छात्र गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कब्र खुदेगी, अब तो ये बड़ा बढ़िया हो गया, ये तो विरोध कर रहे हैं, हेडलाइन बनेगी, मजा आएगा। विपक्ष इसको भी तो कंडेम करे कि भाई वो देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई अपने वो खुद से अपने को प्रधानमंत्री थोड़ी उन्होंने घोषित किया हुआ है, उनको तो देश की जनता ने चुना ना। रमेश भाई, मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से कहूंगा कि जेएनयू में जाकर ये पता करें कि जिसने जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट वो कौन आप कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता को सलाह मत दीजिए, आप बस ये बता दीजिए कि ऐसे ये जो प्रोटेस्ट होते हैं इसको विपक्ष कंडेम क्यों नहीं करता है, इसकी भर्त्सना क्यों नहीं, इसकी आलोचना क्यों नहीं करता है, इस पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करता है? जिस दिन मैं विपक्ष में बैठ जाऊंगा मैं इसको कंडेम करूंगा। आज मैं इस लायक हूं कि बिल्कुल मैं नॉर्मल रमीज रजा ठीक है बार बार, क्योंकि ऐसा लगता है कि जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा स्थान है जिसने कई नगीने दिए हैं हिंदुस्तान को, और जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम बड़े स्तर पर करते हैं। चाहे बात अभी मौजूदा अगर बड़े नामों की बात करें, निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, विपक्ष के तमाम नेता भी यहाँ से निकले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अवधेश जी कि अब के वक्त में और पहले की तस्वीरें बहुत अलग होती हुई नजर आती है, ठीक है। लेकिन यही बात मैं रमीज से बात कर रही हूँ कि रमीज आखिर ऐसा क्या होता चला गया कि देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी नारेबाजी, सरकार विरोधी इस तरह की मानसिकता को इतना ज्यादा बल मिलने लगा अचानक से? मैडम मैं कह रहा हूं कि जेएनयू के अंदर अगर किसी छात्र ने किसी के लिए भी अगर अपशब्द का इस्तेमाल किया तो आप छात्र को पकड़िए, उसको जेल में डालिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो कानूनी कार्रवाई हुई जब उमर और शर्जिल पर, तो फिर क्यों इस तरह से सवाल खड़े किए जाने लगे? फिर क्यों ऐसा लगता है कि बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच है? क्यों ऐसा लगता है? आपने जब इसके पहले कल ही हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि सिर्फ चुन चुनकर कुछ लोगों पर एक्शन लिए जाते हैं, जो आलोचनाएं भी चुन चुन कर होती हैं, जो दोषी होगा उस पर आलोचनाएं भी चुन चुन कर होती है, सवाल भी चुन चुन कर उठाए जाते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन फिलिस्तीन की बात सब करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उस पर कोई नहीं बात करेगा। मुस्तफिजुर रहमान की बात सब करेंगे। ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग सब चलाएंगे, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं करेंगे। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत तकलीफ दे है ये इस देश के लिए। देखिए सर मैं बता रहा हूं, अगर मैं एज ए इंडियन मुस्लिम अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की अगर मैं चिंता करूंगा तो फिर भारत में भी हिंदुओं को मुसलमान की चिंता करनी पड़ेगी, तभी इस देश में तो भारत में मुसलमानों को यही बात चाहिए था मुझे। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। भारत में मुसलमानों की चिंता कौन नहीं कर रहा है? सर मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, भारत में मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आए, बांग्लादेश में मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आए और पाकिस्तान में मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आए। अगर भारत में ज्यादा नहीं हुई तो शो अभी रोक दूंगा और आपको भी थैंक यू बोलूंगा मैं उस जानकारी। मुझे खुशी होती कि आप भारत इस देश में सबसे ज्यादा चिंता की जाती है मुसलमानों की, कंपैरिजन टू बांग्लादेश और पाकिस्तान। यही हकीकत है।
सर बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो मैं देश ही नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? आपकी देश से टूटा हुआ देश है, आपकी देश का दो टुकड़ा, वो दो हिस्सा खींचा हुआ देश है। क्यों नहीं मानते आप बांग्लादेश के लोगों को? बांग्लादेश सर क्यों नहीं मानते? भाई धर्म के नाम पे बंटवाया गया ना पाकिस्तान, धर्म के नाम पे लिया गया बांग्लादेश, अब क्या चाहिए? मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को इसलिए देश नहीं मानता क्योंकि वहां पर मेरे हिंदू भाइयों की, बहनों की, माओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उनको मारा जाता है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो आवाज उठाइए ना रमीज राजा, रमीज अब से कुछ देर पहले आवाज आपने जो बात उठाइए ना कही, इसके तब में खिलाफ। और अब के आप शब्द कहते में मैं ना देश ही बड़ा नहीं मानता। परिवर्तन नजर आता है और यही एक सोच है, सुनिए, यही एक सोच है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी दूरियां बना देता है। जैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहे अत्याचार की बात हुई तो आपने उस बारे में एक शब्द और नहीं मुझे कहा। ये बता दो, आपने U-turn नैना लेकर मुझे आपने ये सीधे बता यहाँ पर दीजिए कि नैना हिंदुस्तान आप ही की मुझे ये तरफ बता किया। दीजिए कि जेएनयू में एसएफआई के कितने ढोल पीटे गए बांग्लादेश को लेकर? कितने ढोल पीटे गए अफगानिस्तान में हिंदुओं की हत्या को लेकर, पाकिस्तान में हिंदुओं की लिंचिंग को लेकर, बलूचिस्तान में महिलाओं के रेप और बलात्कार को लेकर कितने एसएफआई के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ा लेकर निकले और रात में ढोल पीटा कि बांग्लादेश में ये नहीं होना चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। देखिए ना, अगर सोच की बात की सेलेक्टिव जाए अप्रोच, विवेक, ये सब दिखता है, पूरे देश को दिखता है और पब्लिक है, सब जानती है, ऐसे नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। और आपने ढोल का जिक्र किया है तो वो भी बता देता हूं कि एसएफआई जो है क्या करता हुआ नजर आ रहा है। एसएफआई के लिए कैसे उनकी जो मानसिकता है, जो एक सोच है, वो कैसे निकलकर सामने आई। बहाना लिया गया कि कुछ साल पहले जो वहां पर चीजें की गई उसको लेकर हम विरोध कर रहे थे और उसके बाद वेनेजुएला को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर की जो भड़ास थी वो निकलकर सामने आई, वो विवादित नारे से। उस सोच का इलाज कौन करेगा? उस सोच को लेकर कैसे कार्रवाई होगी? ये दोनों ही जवाब मैं रमीज साहब आपसे भी और फैसले से एसएफआई को तकलीफ क्यों हो गई? बिल्कुल, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अवधेश जी। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा जिस प्रकार से आज जो सर्जिल इमाम है या उमर खालिद है जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, जिन्होंने दंगा भड़काया। नहीं, ये एसएफआई पर एक्शन कब लेंगे आप लोग, ये बताइए आप? या हमारे टैक्स का पैसा जाता है, हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स आप रिडायरेक्ट होके कॉलेजेस और स्कूलों तक पहुंचता है, जेएनयू तक पहुंचता है, और हमारे टैक्स के पैसे पे और हमारे टैक्स पे पढ़ाई लिखाई सब्सिडी हासिल करके और उसके बाद हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी। और इसके पीछे एसएफआई का लंबा इतिहास रहा। आप एसएफआई पे क्यों नहीं काम करते हैं कुछ? बिल्कुल विवेक जी, एसएफआई पे भी काम किया जाएगा। पीएफआई भी बंद हुआ है। बहुत से आतंकी संगठन जो हमारे देश में सक्रिय थे उन पर पाबंदी लगी, उनको बैन किया गया है। और आप देख सकते हैं जो नक्सलवाद था एक तरह से, वो भी एक तरह से खत्म होता जा रहा है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है आप माने तो। और जो अभी कुछ रह गए उनको भी खत्म किया जाएगा। जो भी देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसको दर्द होना है होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रमीज रजा, अगर सिर्फ एसएफआई ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी भी इलाके में, किसी भी स्थान पर, किसी भी ग्रुप के माध्यम से अगर देश विरोधी ऐसी कोई गतिविधियां या फिर बयानबाजी दी जाती है तो आप तो ये मानते हैं कि वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता पर अटैक करने वाली बात हो जाती है। और ये मानसिकता को दर्शाता है, ये भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, ये नफरत वाली मानसिकता को दर्शाता है। मैडम बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। मैं तो कहता हूं कि इस चीज पे डिबेट ही होना चाहिए। अगर भारत में कहीं पर भी, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी धर्म का नागरिक अगर इस तरह की चीजें करता है, उसको बिना सोचे समझे आप जेल में डाल दीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। पूरे विश्व में कहीं पर भी इस चीज पे डिबेट नहीं हो रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम दुनिया कहाँ चली गई, चांद पे चली गई, समुद्र पे। हम आज भारत के लोग इसी चीज पे डिबेट कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। हम तो चांद के डार्क साइड पे हम पहुंच गए, जिस तरफ अंधेरा रहता है। मैडम प्लीज 10 सेकंड। अभी आपने बात कही कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के लिए जो उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उन पर जो बलात्कार हो रहे हैं, पेड़ से बांधकर जलाकर मारा जा रहा है। मैं यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता बैठे हुए, मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ले, मैं बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हूँ। पूछिए, ये जाएंगे मेरे साथ? पूछिए, मैं आवाज उठा रहा हूँ हिंदुओं की। पूछिए, यहाँ बैठ के जबान चलाने से रमीज रजा, हिंदुस्तान में रहकर तो आप आवाज उठा नहीं पा रहे। हिंदुस्तान में रहकर तो आपने अब जिस तरह से जिन लोगों के साथ में बर्बरता हुई, आपने हिंदुस्तान में रहकर तो आवाज उठाई नहीं। ये इसीलिए ये बड़ा बेईमानी सा लगता है रमीज। बिल्कुल। और तकलीफ तो आपको तकलीफ तो इस बात से भी हुई थी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे कि उन्हें बेल नहीं मिली। तो आप, मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश मत जाइए, जेएनयू चले जाइए, वहां पर इलाज कर दीजिए कम से कम।
जिस स्थान पर बैठे उस स्थान पर ही बैठकर अगर आप ऐसे देश विरोधी या फिर जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है अगर उस पर भी प्रतिक्रिया देते ना तब भी बात थोड़ी बैलेंस हो जाती है। लेकिन ये बड़ा बेईमानी सा लगता है और यही वजह है कि ये मानसिकता दर्शाता है। लेकिन ये स्पष्ट क्लियर कट संदेश है, पहले भी एक्शन हुआ उमर या शर्जिल जैसे तमाम लोगों पर जो भी इस तरह से गतिविधियों में देश विरोधी बयानबाजियों में शामिल होगा, गतिविधियों को अंजाम देगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और यही तस्वीर आने वाले वक्त में भी नजर आ सकती है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।